लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर हैं। आज मैं आपके सामने एक नया सेशन लेके आया हूं जिसमें हम आज बात करेंगे डीएलएड 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इस विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था। पूरे प्रश्न पत्र का हम एक बेहतरीन हल निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अगर आपको आगामी सत्र में पेपर देना है टीचिंग से संबंधित इस विषय का, तो आपके लिए तैयारी करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जब भी इस प्रकार की वीडियो चैनल पर आए तो आप लोग वीडियो को देख सकें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो इस चैनल पर जाके विभिन्न विषयों के बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं और क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन भी हैं, उनको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, जो पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है, 2 घंटे का समय होता है और इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय होते हैं। उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और उसके बाद में होते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है N.L. गेज, रायबर्न, B.O. स्मिथ या सी कोड। तो देखिए, शिक्षण जो एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है ये कहा था B.O. स्मिथ ने, यानी थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही होगा। B.O. स्मिथ ने कहा था शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। अगले वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, आपके ऑप्शन है व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में या पद्य शिक्षण में। तो देखिए, आगमन विधि जो होती है वो व्याकरण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आगमन विधि का प्रयोग जो है व्याकरण में किया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? पहला है आपका धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद या छात्रों की पसंद। तो देखिए, शब्द सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख जो होता है वो होता है विषय वस्तु की प्रकृति, यानी जो दूसरा कि हम कौन सा विषय पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित शब्द सामग्री जो चयन की जाती है उसमें सबसे अहम किरदार इसी का होता है कि शब्द सामग्री का चयन करते समय विषय वस्तु की प्रकृति उसमें सर्वाधिक प्रमुख होता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? आपके ऑप्शन है शिक्षक, पाठ्य वस्तु, अभिभावक या छात्र। तो आप लोग को ज्ञात होगा शिक्षण में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, शिक्षक, पाठ्य वस्तु एवं छात्र। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वही नहीं होगा कि वो संप्रेषण का घटक नहीं है, यानी अभिभावक। संप्रेषण के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, शिक्षक, छात्र एवं पाठ्य वस्तु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न, शिक्षक द्वारा अंताक्षरी एवं काव्य पाठ्य प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? आपके ऑप्शन है नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। तो शिक्षक द्वारा जो कक्षा में अंताक्षरी या पाठ्य का जो है प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है ये अभिप्रेरण एवं रुचि के सिद्धांत से संबंधित है, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा। चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा, अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। यानी कक्षा में जो अंताक्षरी एवं काव्य पाठ का प्रतियोगिता कराया जाता है वो अभिप्रेरण रुचि के सिद्धांत से प्रेरित होता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सिद्धांत कहलाता है या कौन सा शिक्षण सूत्र कहलाता है? तो देखिए, अगर हम पहले किसी भी विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दे रहे हैं, बाद में पूरे घटनाक्रम क्रम का वर्णन करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है विशेष विश्लेषण से यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी पहले हम उसका स्पेसिफिक उदाहरण देते हैं, बाद में पूरे घटनाक्रम का वर्णन करते हैं, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आएगा। सामान्यता जो सिद्धांत होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले हम उसको सिद्धांत जानते हैं, उसके बाद उदाहरण जानते हैं, लेकिन जब हमें उदाहरण और दृष्टांतों के द्वारा पहले कोई उदाहरण दिया जाता है, बाद में उस विषय वस्तु के बारे में अवगत कराया जाता है, तो ये जो आता है शिक्षण सूत्र ये विशिष्ट से सामान्य की ओर के अंतर्गत आता है, यानी दूसरा आपका सही रहेगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? तो आपके ऑप्शन है हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, फ्रोवेल या फ्रैंकलिन। तो अगर हम बात करें पाठशाला को उद्यान की संज्ञा देने वाले मनोवैज्ञानिक ये हैं फ्रोवेल। फ्रोवेल ने पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्ति करना किस प्रविधि में आता है? आपके ऑप्शन है प्रश्नोत्तर प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि,
प्रयोगशाला प्रविधि या पाठ्य पुस्तक प्रविधि। तो जो छात्र अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त कर पाते हैं वो होती है वाद विवाद प्रविधि, यानी ये दूसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा, वाद विवाद प्रविधि। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? आपके ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, सुकरात या अरस्तु। तो अगर हम बात करें प्रश्नोत्तर प्रविधि की तो इसके जन्मदाता हैं महान दार्शनिक सुकरात, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। सुकरात ने इन्होंने प्रश्नोत्तर प्रविधि की खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण, आपके ऑप्शन है मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है या स्पष्टता के साथ होता है। तो अगर संप्रेषण की प्रक्रिया हो रही है वो तभी प्रभावी होगी अगर बच्चा कुछ समझ पा रहा है। अगर मान लीजिए कोई शिक्षक कक्ष में अपने छात्राध्यापक को कुछ पढ़ा रहा है तो अगर उसके संप्रेषण में स्पष्टता होगी तभी वो प्रभावी होगा, नहीं तो बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। तो यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, स्पष्टता के साथ अगर संप्रेषण होता है तो वो बहुत ही प्रभावी ढंग से होता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, कक्षा कक्ष की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कक्षा कक्ष की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है, अक्सर आपने बेसिक के स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में देखा होगा ये समस्या बनी रहती है। तो उसमें क्या होता है, देखा होगा आपने, अगर 2 कमरे रहते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही क्लास में चलता है, फोर्थ फिफ्थ अगली क्लास में चलता है। तो यहाँ पे वही नियम हमें लगा कि इसका आंसर दे देना है। कक्षा कक्ष में कक्षों की कमी होने पर शिक्षक क्या अपनाता है, यानी शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, यानी कि एक ही कक्षा में कई क्लास संचालित हो रही हैं। बहुस्तरीय शिक्षण विधि, उपचारात्मक शिक्षण विधि या सहभागी शिक्षण विधि। तो आपने देखा होगा प्राइमरी कक्षाओं में बेसिक की बहुकक्षा शिक्षण अपनाया जाता है, यानी कि एक ही कक्षा में कई क्लासों का संचालन किया जाता है। तो यही ऑप्शन आपका सही भी होगा, बहुकक्षा शिक्षण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन है व्याख्यान कौशल, नियमन कौशल, पुनर्वर्णन कौशल या उद्दीपक परिवर्तन कौशल। तो देखिए अगर कक्ष में अगर तारीफ की जाती है, किसी प्रश्न पूछने पर उसका जवाब वो देता है, तो अगर हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो इससे ये होगा कि वो बार बार जवाब देना चाहेगा, तो उसके अंदर पुनर्वर्णन कौशल विकसित हो जाता है। इसीलिए प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये पुनर्वर्णन कौशल के अंतर्गत आता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है आपका, कक्षा शिक्षण करते समय TLM का प्रयोग करने से क्या होता है? आपके ऑप्शन है छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, यानी पाठ आसानी से समझ में आ जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है या उपयुक्त सभी। तो अगर TLM का प्रयोग किया जा रहा है शिक्षक के द्वारा कक्षा में, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इससे जो है छात्रों को पाठ समझने में सहजता भी होती है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, यानी उपयुक्त सभी होगा इसका आप सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? तो देखिए जो फ्लैनल बोर्ड होता है उसको देखा जाता है, ठीक है। और आपके ऑप्शन है दृश्य श्रव्य यानी सुनने वाला और देखने वाला दोनों, श्रव्य यानी सुनने वाला, दृश्य यानी केवल देखने वाला, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक। तो फ्लैनल बोर्ड जो एक प्रकार का बोर्ड होता है उसको खाली देखा जाता है, उससे कोई श्रव्य आवाज़ नहीं निकलती है, यानी इसका सही जवाब होगा कि वो दृश्य TLM है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है आपका, कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है, यानी जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, ऐसा कौन सा TLM है जो प्राकृतिक रूप से नहीं प्राप्त किया जाता है, वो मानव निर्मित होता है, हमें इसमें यही बताना है। तो पहला है आपका कंकड़ पत्थर, मानचित्र, टहनियाँ, पत्तियाँ। तो देखिए कंकड़ पत्थर, टहनियाँ एवं पत्तियाँ ये सब प्राकृतिक है, लेकिन जो मानचित्र है ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है, तो इसलिए इसे ये प्राकृतिक प्राप्त TLM नहीं है। अब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम अतिलोकप्रिय प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले है शिक्षण को परिभाषित है, ये अंग्रेजी के टीचिंग जो शब्द होता है इसका हिंदी रूपांतरण होता है टीचिंग। शिक्षण को परिभाषित करना है, टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है शिक्षण। इसका अभिप्राय होता है सीखना, जो यानी लर्निंग जो होता है अधिगम। शिक्षण और अधिगम दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, उसे ही हम कहते हैं शिक्षण या अधिगम, सीखना होता है। अब बात करें तो शिक्षण के अंतर्गत जो है 3 अंग होते हैं, पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है विषय वस्तु और तीसरा होता है विद्यार्थी। तो इन तीनों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित किया जाता है वही शिक्षण कहलाता है। ऐसी परिभाषा हम दे सकते हैं कि शिक्षण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी एवं विषय वस्तु।
इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना ही शिक्षण कहलाता है। या अन्य परिभाषा दे सकते हैं हम, शिक्षण के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को शिक्षण कहा जाता है। यानी जो हमें शिक्षण के लिए, सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को शिक्षण कहा जाता है, टीचिंग कहा जाती है। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके हमें बताने हैं। ठीक है, तो प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके होते हैं कि विद्यार्थियों को पहुंचाया जाने वाला विषय वस्तु पर अध्यापक, या जो अध्यापक पढ़ा रहा है कोई विषय वस्तु, उस पर उसकी निपुणता हो, यानी उसे महारत हासिल हो और वो सही तरीके से बच्चों को समझा सके, तभी संप्रेषण जो है हमारा प्रभावी होगा। क्योंकि हमें प्रभावी संप्रेषण, यानी कोई किसी विषय वस्तु पर कोई अध्यापक अगर मान लीजिए कक्ष में वार्तालाप कर रहा है, तो अगर उस विषय वस्तु पर उसकी पकड़ नहीं होगी, उससे निपुणता नहीं होगी, दक्षता नहीं होगी, तो वो बच्चों को सही से समझा नहीं पाएगा और उसे आधुनिक जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर बात करें तो दूसरा तरीका है कि अगर वो टीएलएम का प्रयोग करे, शब्ददृश्य सामग्री का प्रयोग करे या कोई अन्य माध्यम प्रयोग करे जिससे बच्चों को सीखने में आसानी होगी, तो संप्रेषण और प्रभावी होगा। और जो कक्षा है, इसका संचालन जो है शांत वातावरण में हो, तो इस प्रकार से जो संप्रेषण होता है वो बहुत ही प्रभावी होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि प्रभावी संप्रेषण कैसे होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, किन्हीं 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो अगर हम बात करें 2 शिक्षण सिद्धांत, तो ये देखिए, अगर एक होता है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, इसमें पहले हम बालक को किसी विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है, उसके बाद उसके अंग का ज्ञान होता है। यानी पूर्ण से अंश की ओर हम 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं, पूर्ण से अंश की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब अगर बात करें पूर्ण से अंश की ओर, तो यानी अगर हम बच्चे को सबसे पहले किसी पेड़ के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले उसके दिमाग में उसके मस्तिष्क में एक पेड़ का आकार बन के उभर के आएगा। तो पेड़ की अगर उसको पूरी जानकारी होगी, तो बाद में हम उसको उसके जड़ों, तना, पत्तियों की जानकारी देते हैं। तो ये जो सिद्धांत होता है, ये पूर्ण से अंश की ओर होता है। यानी किसी विषय वस्तु के बारे में पहले हम पूरी जानकारी देते हैं, बाद में उसके किसी विशेष अंश के बारे में जानकारी देते हैं, तो वो होता है पूर्ण से अंश की ओर। अगर बात करें विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये देखिए, ये जो शिक्षण सूत्र होता है यानी शिक्षण सिद्धांत, इसमें हम पहले उदाहरण देते हैं, बाद में उस विषय वस्तु को समझाते हैं। तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, क्योंकि इसमें उदाहरण पहले दिया जाता है, बाद में पूरे विषय वस्तु को समझाना जाता है। तो ये जो है शिक्षण सूत्र हो गए 2 आपके। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ बताइए। तो देखिए, शिक्षण सूत्र से होने वाले 2 लाभ ये होते हैं कि जो शिक्षण होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षण का उद्देश्य जब तक नहीं रहेगा तब तक शिक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होगा। तो ये उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, क्रियापरक हो जाता है, और इससे बच्चे को सीखने में जो है सहजता महसूस होती है, वो जल्दी से सीख लेता है। तो सीखने में जो है सहजता महसूस होती है। इस प्रकार के जो लाभ होते हैं, ये शिक्षण सूत्र से लाभ होते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रकृति का अनुसरण, इस सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है। तो अगर हम 20वें प्रश्न की बात करें, बालक को जो कोई भी ज्ञान प्रदान किया जाता है वो प्रकृति को ध्यान में रखकर प्रदान किया जाए, तो वही प्रकृति का अनुसरण सूत्र कहलाता है। यानी अगर शिक्षक को चाहिए कि वो जो भी बात बताए वह बालक के मानसिक और शारीरिक विकास के अनुरूप ही हो, और जो प्रकृति के अनुसरण को हम नैसर्गिक विधि भी कहते हैं, ये इस नाम से भी जाना जाता है। तो अगर नाम बदल के आ जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रकृति का अनुसरण यानी नैसर्गिक विधि के बारे में पूछा जा रहा है, ये सूत्र पूछा जा रहा है। तो अगर हम बालक को कोई भी शिक्षा दे रहे हैं, उसे प्राकृतिक उदाहरण देकर समझाएंगे, तो इस प्रकार के सूत्र को प्रकृति का अनुसरण सूत्र कहा जाता है, और इसे नैसर्गिक विधि भी कही जाती है। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताना है, तो सबसे पहले ये होता है कि बच्चे के अंदर उत्सुकता होती है, रुचि होती है, क्योंकि ऐसा होता है उसके दिमाग में कि बाद में हमसे इस विषय वस्तु पर प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो पूरी कक्षा के दौरान रुचि एवं अभिप्रेरणा के साथ पूरे कक्षा को ध्यान से सुनता है। तो इससे बालक के अंदर जो है रुचि बनी रहती है। दूसरा ये होता है कि उसे विषय वस्तु में कमांड हो जाता है, अच्छी जानकारी हो जाती है, क्योंकि वो पूरा ध्यान से सुना रहता है। तो सबसे पहले यही होता है कि विषय वस्तु पर रुचि बनी रहती है, और जो है उसे विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी हो जाती है उसके रुचि के कारण।
तो 2 ही लाभ हमें बताने थे। अब बात करते हैं शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। तो देखिए, खेल प्रविधि जो होती है यानी स्वतंत्र रूप से बालक के द्वारा किया जाने वाला कार्य खेल कहलाता है। ये खेल प्रविधि की परिभाषा हो गई। तो अगर हम शिक्षण में खेल प्रविधि का इस्तेमाल करते हैं तो बालक जो है स्वतंत्र मन से, बिना पढ़ाई को बोझिल माने, वो सीखेगा कि शिक्षण में नई नई चीज़ें अगर उसके इस्तेमाल की जाती हैं, TLM का इस्तेमाल करते हैं, खेल प्रविधि में कई प्रकार के खेलों का उपयोग करके अगर हम उसे शिक्षा देते हैं तो उसका जो ज्ञान होता है वो अस्थायित्व हो जाता है, यानी अस्थायी रूप से वो उस विषय को समझ लेता है। शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व यही है कि अगर मान लीजिए हम किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो खेलों के माध्यम से उस विषय वस्तु के बारे में बताएं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उसे TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करें, आप चार्ट के माध्यम से, मैप मानचित्र के माध्यम से या ग्लोब के माध्यम से समझाएं। तो उससे जो छात्र होता है वो आसानी से उसका जो ज्ञान होता है वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, यानी परमानेंट उसके मेमोरी में चला जाता है और उसे याद हो जाता है। तो और जो खेल विधि होती है बालक के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कार्य होता है। इसी प्रकार से जब बच्चा अपने हिसाब से कोई चीज़ सीखता है तो उसे परमानेंट याद हो जाता है। तो ये तो महत्व होता है खेल प्रविधि का कि यानी उसके ज्ञान को अस्थायित्व प्राप्त होता है और उसके जो शिक्षण में रुचि लगातार बनी रहती है, बोर नहीं होता पढ़ने से। तो ये सब उसके महत्व होते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए, अगर बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षक केंद्रित शिक्षण की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, अगर बाल केंद्रित शिक्षण होगा तो उसमें जो है बालक की स्वतंत्रता होगी, वो अपने हिसाब से जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षण यानी इसमें जो है शिक्षक का निर्देश एवं निर्देशन सर्वोपरि होता है, शिक्षक सर्वोपरि होता है, जो कहेगा वही माना जाएगा। इसमें जो है बालक स्वतंत्र होता है। और इसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक का मार्गदर्शन निरीक्षण होता है, जबकि जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है इसमें विद्यार्थी आपस में सहयोग की भावना से सीखते हैं, यानी सहयोग की भावना होती है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना होती है। अगर बात करें शिक्षक केंद्रित शिक्षण की तो इसमें जो है एक कक्षा में चहर दीवारी के अंदर सभी बच्चों को बिठाया जाता है तो वो शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है इसमें जरूरी नहीं है कि एक निश्चित चार दीवारी के अंदर सिखाया जाए, विस्तृत समाज में सीख सकता है बच्चा बाल केंद्रित शिक्षण में। और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में ये होता है कि अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि जो है नियम कानून से बच्चा सीखेगा क्योंकि सामने अध्यापक रहता है। जबकि जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है उसमें बहु अनुशासनात्मक, यानी वो बच्चा किसी से डरता नहीं, अपने हिसाब से जो उसे सीखना होगा अपनी क्षमता के अनुसार सीखेगा, यानी उसका खुद का स्वतंत्र होता है कुछ भी सीखने के लिए। और अगर बात करें शिक्षक केंद्रित शिक्षण में तो ये जो है एक रैखिक अनुभव होता है, किसी एक ही विषय वस्तु पर उसे समझाया जाता है। और जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है ये जो है बहुविधि अनुभव होता है, यानी बच्चा एक ही साथ कई चीज़ें सीख सकता है क्योंकि वो खुद करके सीख रहा है, क्रियाशीलता उसमें रहती है बालक की। तो इस प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर होता है। जो मुख्य रूप से बाल केंद्रित शिक्षण होता है उसमें बालक स्वतंत्र होते हैं, अपने हिसाब से कोई भी विषय वस्तु सीख सकते हैं। जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में जो शिक्षक होता है उसका निर्देश एवं निर्णय सर्वोपरि होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण। अब बात करते हैं बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, अगर कोई अध्यापक किसी कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया को लगातार सुचारू रूप से कर रहा है तो वो अपने शिक्षण कार्य को कई स्तरों पर बांट देता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कक्षा में जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, कुछ होते हैं उनका जो है क्षमता उससे कम होती है, कुछ जो है बहुत ही सामान्य घर से आते हैं, कुछ बहुत ही अमीर घर के होते हैं, कुछ गरीब घर के होते हैं। तो उनके हिसाब से अगर शिक्षक जो है सबको, जैसे मान लीजिए किसी का IQ लेवल ज़्यादा है, ठीक है, तो वो बच्चा जल्दी समझेगा, लेकिन जिनकी क्षमता कम है वो देर में समझेगा। तो जो अध्यापक होता है वो सबको साथ लेके चलता है। तो सभी के अनुसार अगर शिक्षण किया जाता है तो वही होता है बहुस्तरीय शिक्षण, यानी सबका साथ सबका विकास जो कह सकते हैं हम आप, कि सभी के स्तर को देखते हुए अगर कक्षा में शिक्षण होता है तो वही बहुस्तरीय शिक्षण होता है। यही होता है बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ ही। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट करना है। तो अगर हम निदानात्मक की बात करें सबसे पहले तो किसी विषय वस्तु को अगर हम
पढ़ते हैं और उसमें जो कमियां होती हैं, तो कमियों को निकालना जो है उस विषय वस्तु का, ये होता है निदानात्मक, यानी उसको गहन अध्ययन करके उस विषय वस्तु में जो कमियां हैं उनको निकालना आपका निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। और उन कमियों के उपचार हेतु एक अच्छा तरीका ढूंढना, ये आपका होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो यानी किसी विषय वस्तु में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कमियां हैं और उसके बाद में उसका जो उपाय है उसको निकालते हैं। तो ये होता है कि उपचारात्मक शिक्षण, यानी विद्यार्थियों को सीखने से संबंधित कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी शैक्षणिक निदान और उनकी कठिनाइयों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है, यही होता है उपचारात्मक शिक्षण। यानी अगर कोई विषय वस्तु है उसको बालक पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने में क्या कठिनाई आ रही है, उन कमियों को जानना तथा उन कमियों को दूर करने की विधि को जानना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपेक्षित अधिगम स्तर की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, अपेक्षित मतलब होता है कम से कम वह जानकारी जो बच्चे से अपेक्षा की जाए, और अधिगम मतलब होता है जानकारी, तथा स्तर मतलब होता है उसका बोध का स्तर, उसे यानी कितनी जानकारी है। तो अगर हम तीनों को सामूहिक रूप से बात करें तो वह कम से कम जानकारी जो किसी विषय वस्तु पर किसी विषय वस्तु का एक निश्चित भाग उस समय अंतराल के अनुसार बच्चे को आ जाता है, तो वही बच्चे का अपेक्षित अधिगम स्तर होता है। यानी किसी विषय वस्तु का वह अंश जो एक निश्चित समय अंतराल में बच्चा सीख जाता है, बच्चे का अपेक्षित अधिगम स्तर कहलाता है। जैसे अभी एक निपुण सर्वे चल रहा था, तो उसके अंतर्गत बहुत से प्रशिक्षु निपुण सर्वे में लगे हुए थे। तो उस सर्वे के दौरान इस प्रकार से प्रोसेस था कि एक जो है पर्टिकुलर ऐप में अपेक्षित जो अधिगम स्तर होता है बच्चे का, वो कक्षावार उसमें सेव था। तो बच्चे को उसी सिलेबस के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते थे। अगर वो बता ले जा रहा है तो ऐसा माना जाता था कि बच्चे का अधिगम स्तर सही है, वो निपुण है। तो इस प्रकार से अपेक्षित अधिगम स्तर आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी जो TLM होता है उसके रख रखाव में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में हमें बताना है। तो अगर हम बात करते हैं TLM के रख रखाव के बारे में, तो देखिए सबसे पहले हमें देखिए बेसिक में जो TLM रखे होते हैं वहाँ पे अक्सर देखते हैं कि मौसम बारिश में सब सामान खराब हो जाता है, बिक जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कीड़ों से उनकी रक्षा करनी है। कीड़ों से रख रखाव, कीड़ों से हमें बचाना है TLM को, क्योंकि चार्ट होते हैं वो चार्ट पेपर होते हैं, वो कीड़े खराब कर देते हैं। और TLM के निर्माण के समय अगर हम अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो क्वालिटी रहती है, वो TLM ज़्यादा दिनों तक चलता है। तो यानी अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए निर्माण के समय। अब बात करते हैं सफाई रखनी चाहिए, प्रॉपर जो है उनकी सफाई करेंगे, साफ सफाई होती रहेगी तो TLM गंदा नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा। और एक उचित स्थान होना चाहिए TLM रखने का, सेफ स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे उसे हम रोज़ पकड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं। तो ये सब होते हैं TLM को रख रखाव के बारे में सावधानियाँ होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित किट के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम हमें बताने हैं। यानी मैथ जो विषय होता है उसके शिक्षण के लिए जो किट का उपयोग किया जाता है, उन 2 किटों के नाम हमें बताने हैं। तो पहला किट जो होता है फेंसन डिस्क होता है, नाम आप लोग याद रखिएगा, फेंसन डिस्क। इसे और कहते हैं भिन्न चक्र, भिन्नों की जानकारी इससे दी जाती है। भिन्न चक्र आपको याद रहेगा, फेंसन डिस्क यानी भिन्न चक्र। दूसरा होता है डोमिनोज, ये पिज़्ज़ा के नाम से आप याद कर सकते हैं, डोमिनोज क्विजनेयर, ये जो है एक उपकरण होता है गणित किट का। अगला होता है घनाकार छड़ें, यानी गिनतारा जिसे कहते हैं अब। चौथा होता है नेपियर स्ट्रिप्स, इसे नेपियर की हड्डी भी कहा जाता है। तो ये सब गणित किट होते हैं, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, कोई भी किट पूछा जा सकता है। उत्तम शिक्षण की क्या विशेषता है? तो देखिए उत्तम शिक्षण यानी जो अच्छा सबसे सर्वोत्तम शिक्षण होता है, उसकी विशेषताएं ये होती हैं कि वो सुनियोजित होता है। यानी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करने से पहले ये तैयार करके आता है कि उसे आज कक्षा में बच्चों को क्या पढ़ाना है, सुनियोजित होना चाहिए। तो जो शिक्षण होता है उत्तम होता है। सुझावात्मक होता है, यानी ये नहीं कि केवल मनमानी चल रही है अध्यापक की। अगर कहीं पे कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है तो उसमें कोई भी सुझाव दे सकता है, चाहे वो आप छात्र हो या कोई अन्य साथी अध्यापक हो, वो सुझाव दे सकता है। शिक्षक के अंदर दया एवं सहानुभूति होनी चाहिए छात्रों के प्रति। ऐसा नहीं कि मान लीजिए छात्र कोई जवाब दिया वो गलत है तो उसको पीटने लगे, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो है विशेषताएँ होती हैं उत्तम शिक्षण की। और व्यक्तिगत भिन्नों को ध्यान में रखा जाए। अगर शिक्षक है तो कक्षा में सभी बच्चे के अंदर विषमताएं होती हैं, उनके बुद्धि लब्धि के हिसाब से,
उनके माहौल के हिसाब से। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, और निर्देशात्मक होना चाहिए और उपचारात्मक होना चाहिए। ये सब जो है सर्वोत्तम शिक्षण के विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए, संप्रेषण में सबसे पहला बाधक तत्व होता है शांति का माहौल ना होना। मान लीजिए कोई विद्यालय है, वो बीचों बीच बाजार में है, तो वहाँ पे जो है संप्रेषण में बाधा होगी, बच्चा जो है सीख नहीं पाएगा क्योंकि आवाज़ होती रहेगी। और जो एक होता है कि क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है, भाषा में जो है बच्चा सीख नहीं पाता है, क्योंकि भाषा में जो क्षेत्रीयता होता है तो शिक्षक जो है, क्योंकि बच्चों के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं तो वो उनके हिसाब से नहीं सिखा पाता है। तो क्षेत्रता जो भाषा होती है, क्षेत्रता का प्रभाव रहता है। ये सब संप्रेषण में बाधक तत्व होते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो नियोजन का सिद्धांत यही होता है कि पाठ्य सामग्री चुनने के बाद शिक्षक जो है, नियोजन का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीका, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी समझ पाएंगे। नियोजन मतलब होता है एक चरणबद्ध तरीके से ज्ञान प्रदान करना। तो यानी अगर पाठ्यवस्तु का निर्माण कर रहा है कोई शिक्षक, तो पाठ्यवस्तु को चुनने के बाद उसे क्रमबद्ध तरीके से बच्चे के सामने प्रस्तुत करना, जिससे कि बच्चों को सीखने में आसानी हो। तो वही होता है नियोजन का सिद्धांत, यानी क्रमबद्ध तरीके से जानकारी देना। अब जैसे मान लीजिए किसी वृक्ष के बारे में जानकारी देना, सबसे पहले वृक्ष का आप चित्र दिखाइए, उसके बारे में बताइए कि ये पेड़ होता है, ये पत्ती होती है, तना होता है, जड़ होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से आप बताइए, ठीक है। तो यही होता है नियोजन का सिद्धांत। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को 100 उदाहरण समझाइए। यानी जो पूर्ण से अंश की ओर होता है, इस शिक्षण सूत्र को हमें 100 उदाहरण समझाना है। तो इस शिक्षण सूत्र में यही होता है कि सबसे पहले हमें किसी विषय वस्तु का उदाहरण देते हैं, उसके बाद में उस विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी देते हैं। यानी सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद विषय वस्तु को हमें पूरा समझाया जाता है। उदाहरण के बाद जो है पूरी जानकारी दी जाती है। अब अगर मान लीजिए हमें जो है छात्र को पेड़ के बारे में बताना है, वृक्ष के बारे में बताना है, तो सबसे पहले हम उसको वृक्ष दिखाएंगे, ठीक है, उदाहरण देंगे ये वृक्ष होता है। अब बाद में ये बताएंगे कि इसमें ये पत्ती होती है, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, पत्तियां कितनी होती हैं, तनों का काम क्या होता है, वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम उसको दिखाएंगे वृक्ष होता क्या है, उदाहरण दे देंगे। उसके बाद में हम उसके अंश की ओर बात करेंगे कि ऐसा होता है कि प्रकाश संश्लेषण इस प्रकार से होता है, जड़ों का काम ये होता है। तो सबसे पहले इसमें उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद में विषय वस्तु समझाया जाता है।